प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के लिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा था, जिसमें से हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। साथ ही विभिन्न गेस्ट पेपर की सहायता से मैंने इकोनॉमिक्स में 5 मॉडल सेट अपने से तैयार किया है, उसको भी मैंने बता दिया है। जैक और जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया एक मॉडल प्रश्न पत्र को भी मैंने सॉल्व करके बता दिया है। यदि इन सभी वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रह करता है उसे कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं गणनाकार। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संकलित समंकों को कहते हैं। तो संकलित समंकों को कहते हैं हम लोग प्राथमिक। तीसरा है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है। तो सरलता होना चाहिए, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए और प्रश्नों की सीमित संख्या होना चाहिए। इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि इसका आंसर सही होगा उपयुक्त में से सभी। यहाँ सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी मतलब तीनों है। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो यह समाचार पत्र है वो क्या कहता है, प्राथमिक आंकड़े को जो जमा होता है उसी को वो प्रकाशित करता है, इसीलिए ये द्वितीय आंकड़ा कहलाएगा। अगला है, प्रकाशित आंकड़े डैश 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 आंकड़े होते हैं। तो ये क्या होते हैं? द्वितीय आंकड़े होते हैं, सी हो जाएगा आपका। छठा है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े जो होता है वो क्या करता है? अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़े होते हैं, इसलिए छठा का बी हो जाएगा। और ये जो आंकड़े एकत्रित होते हैं उसी को अगर हम लोग समाचार पत्र में प्रकाशित करवाते हैं या छपवाते हैं कहीं या नेट पे डालते हैं तो वो आपका हो जाएगा द्वितीय आंकड़ा। समझ गए होंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक समंक होते हैं। तो प्राथमिक समंक क्या होते हैं? मौलिक होते हैं। तो 7वां का ए हो गया। 8वां है, अनुसंधानकर्ता संग्रह करता है। क्या संग्रह करता है? तो प्राथमिक आंकड़े को संग्रह करता है, ए हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं प्राथमिक समंक। 10वां है, द्वितीय समंक होते हैं। तो द्वितीय समंक जो होते हैं वो प्रकाशित आंकड़ा होता है, मतलब जिसको हम लोग समाचार पत्र या नेट में प्रकाशित करते हैं। तो ये द्वितीय समंक क्या होते हैं? प्रकाशित आंकड़ा होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं प्राथमिक। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? तो स्वयं। तो यहाँ 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश अन्वेषणों में विश्वास किया जाता है। किसका विश्वास किया जाता है? तो द्वितीय आंकड़ों पर। फिर है आपका अच्छी प्रश्नावली का गुण है। क्या गुण होना चाहिए? तो हम लोग सभी जानते हैं सही क्रम होना चाहिए, सही स्थान, प्रश्न छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्तिगत संस्था द्वारा अपनाए गए अनुसंधान को कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं गैर सरकारी अनुसंधान, डी आपका हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध आंकड़े वे आंकड़े हैं जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान संकलित करता है या। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विभिन्न मदों के अव्यवस्थित रूप में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़े के स्रोत हैं। तो आंकड़े के स्रोत क्या होते हैं? तो केवल प्राथमिक, केवल द्वितीय, दोनों होते हैं, इसलिए बोथ हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों। 18 है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं प्राथमिक समंक। 19 है आपका, प्राथमिक समंकों का संकलनकर्ता कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका अनुसंधानकर्ता और गणक, दोनों कहलाता है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं प्राथमिक समंक। अब हम लोग चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जब समग्र की चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं निर्दर्श अनुसंधान। फिर है, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो एक छोटे से भाग को हम लोग कहते हैं
निर्दर्श या प्रतिदर्श। निर्दर्श मतलब होता है जैसे एक बोरा चावल है, हमको चावल लेना है एक बोरा, तो सबसे पहले हाथ में एक मुट्ठी उठा के देखते हैं, उसी से आकलन पूरा बोरा का करते हैं। तो जो एक मुट्ठी चावल उठाए हैं वही आपका निर्दर्श या प्रतिदर्श कहलाएगा। इसको हम लोग नमूना भी कह सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, न्यायादर्श के आकार के बढ़ने पर समानता न्यायादर्श त्रुटि क्या हो जाएगी? तो त्रुटि क्या होती है? घटती है। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, वो कहलाता है आपका प्रस्तुतिकरण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब आप लोग जरूर इसको कर लीजिएगा। पांचवा है, अनुसंधान की विधियां हैं। तो अनुसंधान की विधियां क्या होती है? तो दो तरह की विधियां होती है। फिर है आपका छठा नंबर, एक अच्छा न्यायादर्श हमेशा आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? तो दैव निर्दर्श पर होता है। सातवां है, मिलान रेखा विधि द्वारा निम्न में से कौन चित्र आवृत्ति 5 को दर्शाता है? यहाँ चित्र हो जाएगा, चित्र आवृत्ति 5 को दर्शाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं ये सी जो है वो 5 को दिखा रहा है, 1 2 3 4 और एक ऐसे कटता है, तो 5, तो सी आंसर हो जाएगा। आठवां है, निम्न में से निर्दर्श का एक प्रकार कौन नहीं है? तो आपका कौन नहीं है? तो आपका है 2 गुना परिपति चयन, ये आपका नहीं है। आठवां का डी हो जाएगा। नौवां है, सहगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है? तो ये आपका सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है? विजातीय समंग के लिए है। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। अब आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है, तो किससे? दैव निर्दर्श प्रणाली में। अगला है, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, किसमें? तो सहगणना प्रणाली में, ए हो जाएगा। 13 है, निम्न में कौन सा अच्छे प्रतिदर्श का आवश्यक गुण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो समग्र इकाई आपका नहीं है, तो 13 का हो जाएगा डी, समग्र इकाई। 14 है, समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं, क्या होते हैं? दैव निर्दर्श होते हैं, ए हो जाएगा। फिर है, न्यायादर्श के आकार के बढ़ने पर समानता न्यायादर्श त्रुटि क्या होती है? तो ये हो जाती है घटती है, ए हो जाएगा। 16 है, एक अच्छा न्यायादर्श हमेशा आधारित होता है, किस पर? दैव निर्दर्श पर आधारित होता है। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सहगणना अनुसंधान। अब हम लोग 5वां नंबर चैप्टर को भी देख लेते हैं। एनएसएस की स्थापना हुई थी, तो एनएसएस की स्थापना जो हुई थी वो आपका हुआ था 1960 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थापित है। दूसरा का डी हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन है? तो ये पीसी महालनोबिस जो है वो आपका अर्थशास्त्री हैं। फिर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश डैश करोड़ थी, तो कितनी करोड़ थी? तो 121.08 करोड़ थी। 5वां है, जनगणना की विशेषताएं है, क्या है विशेषताएं? तो उपयुक्त सभी है, मतलब व्यापकता, नियमितता और निश्चित क्षेत्र, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। छठा है, भारत में जनगणना होती है, तो कितने वर्षों में जनगणना होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष में के बाद होती है। 7वां है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर डैश डैश प्रतिशत थी, कितनी प्रतिशत थी? तो ये 73% थी। फिर है, जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, तो कितना वर्ग किलोमीटर था? 382, तो यहाँ आपका डी हो जाएगा। 9वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 943। 9वां का ए हो जाएगा 943। 10वां है, 2001 से 2011 के दशक में भारतीय जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि है, तो कितनी है? तो 17.7%, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 11 है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक प्रतिशत औसत वृद्धि दर थी, कितनी थी? तो 1.64%। 12 नंबर हो जाएगा, भारत में प्रत्येक डैश 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 वर्ष में जनगणना होती है, तो कितने वर्षों में होती है? तो अभी हम लोग देख लिए 10 वर्षों में होती है।
फिर अब हम लोग छठा चैप्टर को भी देख ही लेते हैं। छठा नंबर आपका है पहला छठा का, खंडित चरों के लिए अधिक उपयुक्त वर्गानुतर है, क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समावेशी। दूसरा है, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं, तो ऐसे वर्ग क्या कहलाएंगे? तो समावेशी। कालानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़े निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, तो यहाँ तीसरा का आपका जो हो जाएगा वो समय हो जाएगा, सी। से कम संचय आवर्ती वितरण में छोड़े जाने वाली सीमा है, तो छोड़े जाने वाले क्या है? निचली सीमा है, निचली हो जाएगा ए। पांचवा है, निम्न में कौन सा चर खंडित है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पांचवा का आपका हो जाएगा छात्रों की संख्या। छठा है, वर्गीकरण सारणी का डैश है, क्या है? आधार है, यहाँ वर्गीकरण सारणी का आधार है, बी आपका ऑप्शन सही है। सातवां है, तथ्यों की उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है, तो क्रमबद्ध करने की क्रिया वर्गीकरण है। आठवां है आपका, तथ्यों या आंकड़ों का विशेषताओं या गुणों के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण कहलाता है, वो कहलाता है गुणात्मक वर्गीकरण, बी हो जाएगा। 9वां नंबर है, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, तो कौन प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, विभिन्न वर्गों से संबंध तथ्यों के समूहन की, 9वां का डी हो जाएगा। 10वां है, भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है, तो कैसे है? तो यहाँ आपका हो जाएगा स्थान के अनुसार। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है, तो किसके बराबर है? तो यहाँ ए ही ऑप्शन हो जाएगा, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के। औसत मतलब क्या होगा? L1 + L2, तो ये हो गया निम्न वर्ग सीमा, ये हो गया उच्च वर्ग सीमा, इसका औसत निकालना मतलब ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगाना पड़ता है, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? मध्य बिंदु प्राप्त होता है, तो 11 का आपका ए हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो द्विविचार वितरण के नाम से जानते हैं, बी नंबर हो जाएगा। 13 का हो जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकीय परिकलन आधारित होता है, किसमें? तो वर्ग के मध्य बिंदु पर, डी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्जी विधि के अंतर्गत, अपवर्जी विधि के अंतर्गत क्या है? तो ए नंबर हो जाएगा, किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते। 15 नंबर क्वेश्चन है, पारस का अर्थ है, तो पारस मतलब रेंज, रेंज का क्या अर्थ है? तो यहाँ ए नंबर हो जाएगा, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर, मतलब हम लोग जो रेंज निकालते हैं वो क्या होता है? रेंज बराबर L - S होता है, मतलब अंतर करते हैं अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा। 16 नंबर है, एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वर्ग अंतराल कहलाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, वर्गीकरण सूचित करता है, तो किसको सूचित करता है? तो समंकों की समानता को और समंकों की असमानता दोनों को सूचित करता है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों। तो बच्चों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर देखेंगे आगे के प्रश्नों को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।